चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की 188वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इको क्यों हो रही है आवाज? स्टार्ट। या चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की 188वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम संबंधित विषयों पर, समकालीन विषयों पर चर्चा करें। रामधारी सिंह दिनकर जब लिखते हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज जबकि देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, हम अमृत काल मना रहे हैं। नई पीढ़ी को अपना इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। जब तक नई पीढ़ी अपने इतिहास से परिचित नहीं होगी, अपने गौरव का बोध नहीं आएगा, तब तक एक बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री हेमंत जी। हेमंत जी इतिहास के व्याख्याता हैं, शासकीय स्कूल अशोकनगर में। स्थानीय विषयों के जानकार हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप पढ़ाते हैं। स्वदेश अखबार के नियमित स्तंभकार हैं। विरासत नामक स्थायी कॉलम आप हर रविवार को लिखते हैं। तो हेमंत जी से मैं बात करूंगा, आज निवेदन करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है, बच्चों में इतिहास अध्ययन की रुचिकर पद्धतियां। इतिहास यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, इतिहास हर परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हमें अपने इतिहास को जानना भी बहुत आवश्यक चीज है। इस पर बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हेमंत जी को। सर, ओवर टू यू। हेमंत जी, अनम्यूट प्लीज। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपने को होस्ट नहीं बनाया जैसा क्या? जी, जैसा कि जी हमारा विषय जैसा कि हमारा विषय है, स्कूल के बच्चों में इतिहास का वास्तविक बोध करा पाए हम, और इतिहास को किस तरीके से रुचिकर और दिलचस्प बना के उनको पढ़ाया जाए। इस विषय पर वैसे देखा जाए तो वास्तव में बच्चे इतिहास को लेके पहले से ही धारणाएं बनाए लेते हैं। वो धारणाएं इस टाइप की होती हैं कि वो ये मान के चलते हैं कि इतिहास जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा रटने की पद्धति पर आधारित रहा है। तो वास्तव में ये है कि हमारी ये धारणा भी है इतिहास को लेके। हम ये सोचते हैं कि इतिहास तारीखों का एक पूरा सिलसिला है, इन तारीखों में क्या क्या हुआ, बस वो इतिहास हम मान लेते हैं। जबकि इतिहास जो है वो वास्तव में मानव सभ्यता के विकास के क्रम को बताने का एक तरीका मानता हूं। तो जैसा कि एनसीईआरटी की जो अभी नई पद्धतियां आई हैं और 2020 में जिस नई शिक्षा की नीति को हम लेके चल रहे हैं, उस शिक्षा की नीति का उद्देश्य भी ये है कि विषय जो हों वो वास्तव में रुचिकर। तो इन चीजों को लेके जब काम किया गया, और हमने भी काम किया, स्कूल एजुकेशन में काम किया, हमने अभी ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग दी। इस पूरे क्रम में बहुत सारे अनुभव हमको इतिहास विषय से खास तौर से देखने को मिले। मैं वही अनुभव अपने साझा करूंगा आपसे। और सुखद ये रहा कि वो जो परिणाम आए उन जो ट्रेनिंग्स के माध्यम से, जब हमने उनको अप्लाई करना स्टार्ट किया विद्यालय में, और उनके जो परिणाम आए वो सुखद थे। तो पहली चीज तो ये है जो हम इतिहास को लेके अगर कर सकते हैं, कोई भी इतिहास का एक कठिन टॉपिक होता है या कोई अवधारणा होती है, विश्व इतिहास पढ़ रहे होते हैं, खास तौर से हम यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं। तो इन चीजों को लेके बच्चों को हम किसी भी क्लास में अगर हम बच्चे को इतिहास पढ़ा रहे हैं, और उसमें आपको सबसे पहले ये करना होता है कि हम एक टॉपिक्स बना लेते हैं, और उन टॉपिक्स को फिर बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। कई, हम मान के चलिए एक सेक्शन में 5 या 6 ग्रुप बना लेते हैं, और उन एक एक ग्रुप्स में 6 या 7 बच्चों को हम शामिल करते हैं। और उन ग्रुप्स में जब बच्चों को शामिल किया जाता है तो वो उनको फिर एक एक टॉपिक दे दिया जाता है। एक एक टॉपिक देने के बाद में बच्चे उस टॉपिक्स पर
20 मिनट में क्लास में अपना प्रस्तुतिकरण पेश करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद अपनी 12th क्लास में किया, और उसमें हमने जब वो उन बच्चों को टॉपिक्स दिए और उनको बताया गया कि आपको इस टॉपिक्स पे तैयारी करनी है अपनी ग्रुप की, और उन्होंने अपने एक एक बच्चे को एक एक चीजें बांट दी। किसी को विशेषताएं याद करनी थी, किसी को उसकी समस्याएं याद करनी थी, किसी को उसके और भी क्रम याद करने थे। तो इस तरीके से जब उन्होंने तैयारियां की तो एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी थी उन ग्रुप्स के अंदर, और वो जब वो उस चीज को याद कर रहे थे और उस चीज को याद करके लाने के बाद जब वो विश्वविद्यालय में अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे थे, तो हमने कुछ बच्चों को फीडबैक देने के लिए भी नियुक्त कर रखा था कि आप ये बताएंगे कि ये लोग क्या गलती कर रहे हैं। तो पहली ग्रुप ने जैसा ही अपना प्रस्तुतिकरण दिया, मान के चलिए उन्हें मेसोपोटामिया की सभ्यता पे बोलना था, या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बतानी थी, या सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के क्या क्या कारण हुए वो बताने थे। तो इस तरीके से वो एक एक करके उन चीजों को बता रहे थे। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जो टॉपिक पे वो बता रहे थे, वो टॉपिक्स को लेके उनके अपने जो भी अवधारणाएं थी, जो भी भ्रम थे, वो बड़े रोचक तरीके से उनको याद होते थे। तो ये क्रम जब चलता रहा, एक एक ग्रुप ने काम अपना प्रस्तुतिकरण दिया, दूसरी ग्रुप ने अपना दिया, तीसरी ने अपना दिया, चौथी ने, और हम क्या देख रहे थे कि वो लास्ट तक जाते जाते 5वीं 6वीं ग्रुप तक आते आते वो बच्चे बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दे पा रहे थे, और जिस विषय से संबंधित वो प्रस्तुतिकरण दे रहे थे उस विषय पर बच्चों से क्वेश्चन भी लिए जा रहे थे। अगर उनको कोई डाउट होता है तो वो क्वेश्चन भी वो ले सकते थे, तो उनको भी वो ठीक से बताते थे, उनका उत्तर देते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये हुआ कि जो ग्रुप्स का टॉपिक था अपना, उस टॉपिक के तो वो जानकार बने ही, और जो बच्चे सुनने वाले थे उनको भी वो बहुत अच्छी तरीके से चीजें याद हुई, और फिर वो जो टॉपिक्स थे वो उनको बहुत सहज रूप से याद हुई। तो इतिहास को समझने की ये जो टेक्निक्स थी, जो हमको एनसीईआरटी के माध्यम से बताई गई थी कि आप इस तरीके से कठिन अवधारणाओं को बच्चों को बता सकते हैं इतिहास की, और रोचक तरीके से, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो बच्चों में इतिहास के प्रति बहुत ज्यादा रुचि बढ़ी, और वो इतिहास को जानना भी चाहते थे और लोगों को बताना भी चाहते थे। तो एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमने वहां देखा। तो इतिहास में एक पद्धति हम ये बना सकते हैं कि ग्रुप को एक टॉपिक दें, और वो टॉपिक्स को लेके वो बच्चे तैयारी करें, वो उनका प्रस्तुतिकरण देंगे, और फिर दूसरी ग्रुप आएगी तो दूसरा प्रस्तुतिकरण देगी, और तीसरी ग्रुप आएगी तो तीसरा प्रस्तुतिकरण देगी। तो इस तरीके से वो पूरा क्रम एक चलता है, और जिसके माध्यम से वो इतिहास को समझते हैं। तो एक पद्धति ये हो सकती है कि हम स्कूली बच्चों को इतिहास से जोड़ के और इस मामले में उनको शामिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि इतिहास हम जो पढ़ते हैं ज्यादातर, वो उसमें इतिहास, स्थानीय इतिहास तो होता ही नहीं है, और बच्चे चूंकि क्या है कि स्थानीय इतिहास से जुड़ना चाहते हैं। अब वो स्थानीय इतिहास से जुड़े, इसके लिए हमको प्रयास करने पड़े। तो पहली चीज तो ये है कि स्थानीय इतिहास को आपको खुद जानना पड़ेगा कि वो वास्तव में किस तरीके से कनेक्टेड है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अपने क्षेत्र की बात करता हूं, तो हमारे क्षेत्र में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई इब्ने बतूता आया, इब्ने बतूता शिवपुरी में आया, और शिवपुरी से होता हुआ फिर वो चंदेरी में आया, तो चंदेरी जब वो जा रहा था तो वो कई जगह बीच में भी आया, और वो गांव जो बीच बीच में पड़ते हैं उन गांवों का जिक्र उसने किया। तो वो जो बच्चे जानते हैं यार इब्ने बतूता हमारे गांव के पास से निकला, हमारे शहर से निकला, हमारे क्षेत्र से निकला, तो ये जब जानकारी उसको आती है तो इब्ने बतूता से वो डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाता है, और इब्ने बतूता के बारे में फिर वो जानना चाहता है, क्योंकि इब्ने बतूता ने आपके क्षेत्र के बारे में क्या कहा। अब जब वो गया और उसने आपके क्षेत्र के बारे में कहा, तो इब्ने बतूता की जो कहानियां हैं उन कहानियों से वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो आप जब बच्चों को स्थानीय इतिहास से जोड़ते हैं तो फिर वो अपने आप से ही क्षेत्रीय और राष्ट्रीय इतिहास से भी जुड़ जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि बच्चों को स्थानीय इतिहास से जोड़ा जाना चाहिए। तो एक टेक्निक ये हो सकती है कि बच्चों को स्थानीय इतिहास की जानकारी दीजिए, लेकिन एक समस्या और भी आती है। इतिहास को अगर बेहतर तरीके से समझना है तो आपको पुरातत्व को भी समझना होगा। पुरातत्व को ज्यादातर इतिहास का नहीं समझ पाते हैं। मैं चूंकि स्थानीय क्षेत्र में पुरातत्व पे ज्यादा काम करता हूं, तो मैंने एक चीज ये देखी कि कई लोग आते हैं
दूसरे देशों के भी लोग आते हैं। हमारे क्षेत्र में स्पेशली मैं कदवाय का रहने वाला हूं, तो यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के मठ भी हैं और मंदिर भी हैं। तो मैं बचपन से ही देखता रहा कि जो लोग अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, या रूस से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, कई लोग आते थे, तो वो जब हमारे मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में वो देखते हैं कि ये यमराज हैं, ये अग्नि हैं, ये नैऋत्य हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य ये होता था कि हमारे भारत के लोग, हिंदू धर्म के लोग, उन मूर्तियों को नहीं पहचान पा रहे थे जिनको विदेश से आके लोग पहचान रहे थे। वो ये बताते थे कि ये नैऋत्य कौन है, तो यहाँ नैऋत्य हैं, यहाँ यमराज हैं, यहाँ वरुण हैं, यहाँ अग्नि है, यहाँ सूर्य हैं, पर उन मूर्तियों को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इतिहास को समझने के लिए मुझे लगता है कि पुरातत्व की बेसिक नॉलेज तो हमको होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज जब हमको होगी तो उन बच्चों को उन जगहों का विजिट कराया जाए। वो विजिट्स में आएंगे, वो मूर्तियों को देखेंगे, वो मूर्तियों को पहचानेंगे, इमारतों को देखेंगे, इमारतों को पहचानेंगे, और उनको पहचानने के बाद उन चीजों के इतिहास को समझने के प्रति उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी। और जब जिज्ञासा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो इतिहास को समझना चाहेंगे। तो विजिट्स कराए जाएं, इमारतें दिखाई जाएं, मठ दिखाए जाएं, बेसिकली चीजों को स्पष्ट रूप से उनको अनुभूति कराई जाए। वो समझ पाएंगे कि गढ़ी क्या होती हैं, किले क्या होते हैं, महल क्या होते हैं। तो इन चीजों को जाके ज्यादा से ज्यादा भ्रमण कराया जाए, और भ्रमण कराने के बाद में उन चीजों को वो बहुत अच्छे तरीके से साक्षात रूप से देख पाए। तो एक टेक्निक्स ये हो सकती है कि बच्चों को इतिहास के प्रति रुचि बढ़ाई जा सकती है और वो उन चीजों को समझ सकते हैं। अब बात आती है प्रोजेक्ट वर्क की। तो प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों को टॉपिक्स दिए जा सकते हैं क्षेत्रीय इतिहास को लेकर। आप उनको टॉपिक्स दीजिए कि वो एक प्रोजेक्ट बनाए। प्रोजेक्ट उनका खुद के अनुभवों पर हो, जानकारियां वो खुद से इकट्ठी करें। उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। वो दंत कथाओं से पता करें, वो न्यूज़पेपरों से पता करें, वो किताबों में ढूंढें, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें। तो इन सब चीजों के माध्यम से जब वो खोज कवर करके उन चीजों के बारे में पता करके लाएंगे तो वो चीजें उन्हें इतिहास से जोड़ने का काम करेंगी। अगर हम हमारे क्षेत्र के बारे में देते हैं कि आप ये बताइए कि चंदेरी की जो साड़ियां हैं वो क्यों फेमस है और ये कब से फेमस हुई, तो ये टॉपिक्स जब उनको दिया जाएगा और वो उसकी सर्चिंग करने के लिए किताबों के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, इतिहास से संबंधित लोगों के इंटरव्यू लेंगे, दंत कथाओं में जाएंगे, जो हस्तकरघे हैं उनका निरीक्षण करेंगे, उनको समझेंगे, तो उसको समझने के बाद वो पैसे नहीं रहेंगे जो प्रारंभ में थे, वो थोड़े बदल जाएंगे और उनके अंदर इतिहास का एक बोध आएगा। इतिहास का अगर बोध आ जाता है तो निसंदेह ही वो इतिहास को जानने के प्रति रुचि बढ़ा लेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। तो एक टेक्निक्स हो सकती है कि उन्हें हम प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इतिहास से जोड़ने का काम करें। इसके अलावा बच्चों को हम किताबों से पढ़ाते हैं और उन्हें हम लगातार इस चीज पे, अभी तक की जो पद्धतियां हैं उनके हिसाब से हम ये सोचते हैं कि बच्चों को डेट्स याद होनी चाहिए, सन याद होनी चाहिए और इन चीजों को ही लेके वो चलें। पानीपत का पहला युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और उसका क्रम। तो हम इतिहास में पहली चीज ये करें कि बच्चों पे इस चीज का कतई जोर न डालें कि वो इन चीजों को फॉलो करें कि वो डेट्स और सन पहले याद करें। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें हम ये बताएं कि वो कैसे ये पूरी घटनाक्रम हुआ। कहानियां बताएं, आसान शब्दों में कहानियां बताएं, छोटी छोटी कहानियां बताएं। जब हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये मत बताइए कब हुआ, तारीख मत बताइए, एक मोटा मोटा आइडिया बताइए कि उस समय हुआ
और ये हुआ। अगर वे मोटे तौर पर उन चीजों को समझने लगेंगे, बाद में फिर वो विस्तार की तरफ जाएंगे। पहले रुचि पैदा करने के लिए हमको ये काम करने होंगे। तो इतिहास आसान हो जाएगा। तो ये एक पद्धति हो सकती है। इसके अलावा इतिहास की खोज करने के लिए हम खोजी दल भी बना सकते हैं। बच्चों को बताएं कि रॉक पेंटिंग क्या होती है। बच्चे आज नहीं समझते हैं। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को पता होता है कि एक चट्टान होती है और उस पर चित्र बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग कहते हैं उसको लिखना, जबकि वो आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र थे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जगह ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं जिन्हें स्केच किया गया है चट्टानों पर। और वो जो चित्र थे, इन चित्रों को जाके हम अगर बच्चों को बताएं कि ये जो चित्र थे, ये उनके बारीकी ये बता सकते हैं बच्चों को कि प्रारंभ में जब आदि मानव के पास रहने के लिए घर नहीं थे, वो बरसात में या ठंड के समय या रात के समय एक सुरक्षित स्थान की तलाश के लिए गुफाओं में रहता था। और गुफाओं में रह करके वो अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करता था। जब उनके जो वयस्क थे वो चले जाते थे तो उनके बच्चे यहाँ बैठे बैठे चित्र बनाते थे। तो आदि मानव ने जो प्रारंभ में चित्र बनाए, वो चित्र आज के चित्रों से अलग थे। आप देखेंगे उन चित्रों को कि उनमें आदि मानव के प्रारंभिक चित्रों को हम देखते हैं तो वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते थे। वो एक पैर को बड़ा करते थे, एक को छोटा करते थे। एक हाथ बड़ा होता था, दूसरा हाथ और बड़ा होता था। यानी ज्योमेट्रिकली रूप से वो इतने व्यवस्थित नहीं थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो वो प्रारंभिक चित्र थे। उसके बाद में जब मानव थोड़ा सा सब हुआ, फिर उसने जो चित्र बनाए वो ज्योमेट्रिक थे, बैलेंस थे, तो वो चित्र भी स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देते हैं। और उसके बाद में तीसरी अवस्था जो आती है चित्र बनाने की, वो अवस्था थी जिसपे एक हाथी के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है। वो एक तीसरी अवस्था थी जब हम बाद में भी सब हो गए थे, हम इस टाइप के चित्र बना सकते थे। बच्चों को अगर इस तरीके से बताया जाएगा तो वो ये समझ पाएंगे कि आदि मानव के बच्चे या आदि मानव जो चित्र बनाते थे वो किन अवस्थाओं में किस तरीके के चित्र बनाए गए थे। और ये जो चित्र बनाए गए थे, इन्हीं को रॉक पेंटिंग बोलते हैं, इन्हें शैल चित्र बोलते हैं। और ये आदि मानव के समय के माने जाते हैं। तो वो ये समझ पाएगा कि इससे ये पता चलता है हमको कि आदि मानव इस स्थान पर रहता था। वो स्थान जो था वो आदि मानव की शरण स्थली थी और आदि मानव वहां रहता था। तो उसके और भी अवशेष और चिन्ह हमें मिल सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं का वहां हो सकता है और भी साक्ष्य मिल जाएं, हमें टूल्स मिलें, आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार मिलें, उनकी भी सर्चिंग कराई जा सकती है वहां बच्चों से। और बच्चे जब खुद जाके वो इतिहास को खोज रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चे डायरेक्ट इतिहास से जुड़ पाएंगे। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, हमने मेसोपोटामिया की खोज की, तो वो एक्सपर्ट्स लोग इन क्षेत्रों में जाके खोज करके ही तो उन चीजों को खोज पाए। तो बच्चे ये भी जान पाएंगे कि सभ्यताओं की खोज कैसे की जाती है और उनको वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एक तो बड़ी चीज ये है कि बच्चों को इतिहास से जोड़ने के लिए हमें इन पद्धतियों को अपनाना होगा। हम फील्ड में जब भी जाएंगे बच्चों से तो इतिहास के किस्से सुनाएं, हम उन्हें बताएं कि इतिहास में एक घटना ऐसी हुई थी, हमने सभी ने सुनी, जब अंग्रेज भारत में आए वो कितने कम लोग थे। क्लाइव ने लिखा है कि जब वो बंगाल से गुजर रहा था युद्ध के लिए, तो वहां जिन बस्तियों से वो गुजरता था उनके छत पे खड़े होकर लोग उसको देख रहे थे। उनकी सेना इतनी कम थी और छत पे खड़े हुए लोग इतने ज्यादा थे कि वो छत पे खड़े हुए लोग अगर उनको पत्थर मारते तो उनकी सेना वैसे ही मर जाती। और वो डर रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये लोग हम पे हमला ना कर दें, लेकिन वो लोग छत पे खड़े होकर ये देख रहे थे कि ये अब लड़ाई होने वाली है और युद्ध होने वाला है। तो इस तरीके की कहानियां अगर हम इतिहास से निकाल के लाएंगे
और बच्चों को सुनाएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे इतिहास से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और इतिहास में उनको रुचि पैदा होगी। तो हमेशा बच्चों को छोटी छोटी और रोचक कहानियों के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए, फील्ड वर्क दिया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाना चाहिए और निरीक्षण कराया जाना चाहिए। यदि इन माध्यमों से बच्चे इतिहास की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो इतिहास से जुड़ते जाएंगे और इतिहास को समझने की तरफ बढ़ेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज व्हाट्सएप के दौर में हम देख रहे हैं कि इतिहास तो किसी भी तरीके से कहीं भी मोड़ दिया जाता है, बिना तथ्यों के साथ पेश कर दिया जाता है। तो ये चीज भी बच्चों को हमें अभी ही बताने की जरूरत है कि इतिहास को तथ्यात्मक तरीके से समझें। किसी के सामने जो बता दिया गया है ना, वो इतिहास है भी या नहीं है, ये भी पता करना होगा आपको, उसके रेफरेंसेस देखने होंगे। क्योंकि अभी तक बहुत सारे इतिहास की ऐसी भी कहानियां हैं जो हमारे सामने जैसी बता दी जाती हैं, प्रचारित कर दी जाती हैं, हम वैसी मान लेते हैं। तो उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने भी हमें जरूरी है कि हम ये समझ पाए कि ये वास्तविक इतिहास है या फिर फैलाया गया इतिहास है। और स्थानीय इतिहास को लिखा ही नहीं गया। अब स्थानीय इतिहास को जानने के लिए और समझने के लिए हमारे पास कोई जरिए भी नहीं बचा है। तो क्या बचा है? स्थानीय इमारतें, स्थानीय कहानी और किस्से। तो इतिहास बोध अगर बच्चों में आ जाता है तो वो स्थानीय कहानियों के माध्यम से और स्थानीय इमारतों के माध्यम से वहां के इतिहास को समझ पाएंगे और इतिहास लेखन की भी एक परंपरा विकसित की जा सकती है। तो ये जो स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि 18 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको इतिहास बताया जाना है और वो ही आगे चल के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे तो इतिहास को एक नई पहचान देंगे। तो मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत की जानी चाहिए। 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अगर इतिहास को रुचि के साथ पढ़ता है, जब वो 12वीं क्लास तक पहुंचता है तब तक वो इतिहास का जानकार बन जाएगा। उसे भारत का भी इतिहास समझने आएगा और विश्व का इतिहास भी समझ में आएगा। वही बच्चा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाके इतिहास को के क्षेत्र में बहुत नए काम कर सकता है। तो मुझे लगता है मैंने जो चीजें बताई हैं, क्योंकि मैंने अपने एजुकेशन फील्ड में हमारे मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं उनमें भी एनसीईआरटी की जो नीति के अनुसार इतिहास की जो पद्धतियों को लागू धीरे धीरे किया जा रहा है और इनके सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। तो वो बस अप्लाई करने की जरूरत है, उन्हें अप्लाई किया जाना चाहिए। बच्चों को ग्रुप्स में बांट के पढ़ाया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाना जाना चाहिए, इमारतों का निरीक्षण कराया जाना चाहिए। इन सभी पद्धतियों को अगर हम एक रोचक तरीके से बिना किसी दबाव के सुखद माहौल में अगर हम लेके चलते हैं तो इतिहास के प्रति बच्चों की रुचि भी जागृत होती है और इतिहास की समझ और बोध भी उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो इतिहास को इस तरीके से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की, इतिहास किस प्रकार बताया जाना चाहिए। अब इस सत्र को ओपन सत्र के रूप में हम रखेंगे। अनिल जी, आप आगे की कार्रवाई टेकअप करें। जिसको भी प्रश्न लेना है सर से प्रश्न ले सकते हैं। अनिल जी। जी जी। एक तो हेमंत जी और अभी जो हमारे पास एक क्वेश्चन कि इसमें जैसे अभी आपने इम्पोर्टेंस कैसे जाना, इसको कैसे हिस्ट्री में अट्रैक्शन नहीं है, बच्चे नहीं है हिस्ट्री को लेकर। तो इम्पोर्टेंस नंबर 1 यहाँ इतिहास क्या इम्पोर्टेंस रखता है बच्चों के लिए। दूसरी चीज, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना। ये 2 क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी ठीक से, मैं चाहूंगा एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करें आप। टीम को एक क्वेश्चन आया है, अभी ऑडिबल है?
जी एक तो इम्पोर्टेंस, इतिहास का इम्पोर्टेंस बच्चों के लिए जो जो एकेडमिक है वो तो है ही है, उसके अलावा भी क्या इम्पोर्टेंस है, और हिस्ट्री सब्जेक्ट को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, आपके पास क्या क्या टूल्स आपके आपके उसमें रहे होंगे कि इसको अट्रैक्टिव सब्जेक्ट कैसे बनाया जाए ताकि बच्चों में इंटरेस्ट जगे। अब मैं समझ पाया हूँ, आपका क्वेश्चन है कि इतिहास के महत्व को कैसे समझाया जाए और इतिहास को रोचक कैसे बनाया जाए, यही क्वेश्चन है। जी हाँ, कैसा कैसा रोचक बनाया जाए ताकि बच्चों का इसमें रुझान बढ़े। देखिए, इतिहास का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हम सभी जानते हैं। और इतिहास जो है वो हमारी गलतियों को सीखने का एक मौका देता है। इतिहास में हमने क्या गलतियां की हैं, और इतिहास में हम क्या थे और क्या अब हैं, ये चीज को अगर हमें जानना है तो हमें इतिहास समझना होगा। वास्तव में ये है कि हम ऐसे क्यों हैं। अगर हमें इस प्रश्न का जवाब चाहिए, इस प्रश्न का जवाब भी हमें इतिहास देगा। आज दुनिया ऐसी क्यों है, इसका अगर आपको जवाब चाहिए तो इसका जवाब भी इतिहास देगा। वास्तव में क्या है कि हम वर्तमान में जो हैं उसके जवाब अगर हमें चाहिए तो हमें इतिहास में ही जाना होगा। इसलिए इतिहास का महत्व ये है कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, पूरे परिवेश को समझना चाहते हैं, तो इतिहास को जानना होगा। इतिहास का ये बहुत बड़ा महत्व है। इंपोर्टेंस, इतिहास को रोचक कैसे बनाया जाए, यही शायद मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप थोड़ा लेट जुड़े हों, यही हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इतिहास को रोचक बनाने के लिए कुछ विधियां हैं। उन विधियों का इस्तेमाल इतिहास पढ़ाते समय किया जाना चाहिए, जिनमें हम पहली विधि ये अपना सकते हैं कि बच्चों को ग्रुप में बांटें और उनको एक एक टॉपिक्स दें कि आपको इस पर टॉपिक पे तैयारी करनी है। और वो टॉपिक्स में आपकी ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बोलना होगा, कुछ कुछ इतिहास के बारे में बोलना होगा। और जो टॉपिक्स पे आप बताएंगे उस पर बच्चे क्वेश्चन भी करेंगे, उसके जवाब भी आपको देने। तो ये पूरा एक सेशन जब चलता है तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा रोचकता आती है। ये रोचकता का पूरा सेगमेंट हमने स्कूल एजुकेशन में कराया था, तो वहां भी उसके बहुत सुखद परिणाम आए थे। इसके अलावा एक और चीज थी जो बच्चों के लिए इतिहास रोचक हो सकता है। बच्चों को हम ऐतिहासिक जगहों पे ले जाएं, पुरातात्विक जगहों पे ले जाएं, सांस्कृतिक जगहों पे ले जाएं। जगहों पे ले जाने के बाद उनको वहां का निरीक्षण कराएंगे। निरीक्षण करा के वहां उनके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जा सकते हैं कि बच्चे आपसे पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये कब बनाया गया, कब तोड़ा गया। ये सब पूरी की पूरी इमारतों के बारे में बताएंगे कि किस शैली की हैं, किस शैली में बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई। तो बच्चे जब वहां खुद देखते हैं ना, उन चीजों को वो समझते भी हैं और उसके प्रति उनकी रोचकता भी बढ़ती है। तो इस तरीके से हम उसको और भी रोचक बना सकते हैं। जी जी, डॉक्टर श्रुति ने हैंड रेज किया है, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कथनात्मक विधि की उपयोगिता कितनी है? एक बार और बोलेगी क्वेश्चन। किशोरावस्था में कथनात्मक विधि की उपयोगिता कितनी है? जी, देखिए, किशोर अवस्था में ये एक बहुत ज्यादा अलग तरीके की अवस्था रहती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। कथनात्मक विधि की उपयोगिता तो है, बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि किशोर अवस्था में जितनी भी विधियां हैं उनका लगातार प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कथनात्मक जो विधि है उसका इस्तेमाल जितना हम सोचते हैं शायद उतना मैं नहीं मानता हूं। इसके अलावा हमें रचनात्मक और निरीक्षण, इन चीजों पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। सर इसमें प्रदर्शन विधि भी उपयोग ला सकते हैं क्या किशोरा में? जी बिल्कुल, बिल्कुल लाई जा थैंक सकती यू जी। डॉक्टर लक्ष्मण, अपना क्वेश्चन। यस सर। नमस्ते हेमंत जी। जी नमस्ते।
I am Lakshman Malakar, chairperson CWC, Tripura State, small state, Tripura State. सर, इतिहास एक दर्पण है जिससे हम प्रीवियस को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है, कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, इससे हम सिद्धांत तो ले सकते हैं। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही है। लोकल हिस्ट्री का बात में, लोकल हिस्ट्री में जो जो घटना हुआ था, जैसे हमारा कश्मीर का पंडित का निधन हुआ, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत 1946 में बहुत बंगाली पीपल आर डिस्ट्रॉयड बाय द मुस्लिम। जैसे हमारा बांग्लादेश में भी नोआखाली में बहुत राइट हुआ, मैं जहां से आया हूँ। इसके बारे में भी इतिहास का ये लिटरेचर होना चाहिए, इसका सब्जेक्ट भी एनसीईआरटी में होना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ से रहने से हम कुछ नहीं सीख पा रहा है। हम हमारा स्टेट रहने से, हम हमारा कंट्री में रहने से हमारा कंट्री का ये नहीं सीख पा रहा है। कैसे हमारा इधर दूसरा पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है। वैसे पहले इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन का कितना था, अभी कितना हुआ। पहले पाकिस्तान में, सोकल पाकिस्तान में अविभक्त इंडिया में कितने हिंदू था, अभी कितना हिंदू है। अभी बांग्लादेश में कितने हिंदू था, अभी कितने हिंदू है। इसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसको भी हमारा लिटरेचर में आना चाहिए। In future, we have to learn something, to do something for the India. Sir, please enlighten. जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। मुझे भी लगता है भारत के इतिहास लेखन में एक बड़ी चूक हमें दिखाई देती है। जो पूरा इतिहास लिखा गया वो अलग तरीके से लिखा गया अब तक, लेकिन इसमें स्थानीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण कड़ियों को छोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि इतिहास को, खासतौर से जो हमारा सिलेबस का इतिहास रहता है, उस इतिहास में जो स्थानीय स्तर पर पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं, ये इस बात को लेके हमने भी कई एक कैंपेन चलाए हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी कैंपेन चल रहा है, राज्य स्तर पे भी कैंपेन चलाया जा रहा है कि स्थानीय इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। खासतौर से वो जो स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर उससे गौरव की भावना उसके अंदर आ सके, वो अपने खुद के गौरव को पढ़ेगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूं कि स्थानीय इतिहास को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। जी ब्रजेश जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम सर, मैं ब्रजेश कुमार गुप्ता, एक चेयरपर्सन CWC सिवान। मेरा सर एक जिज्ञासा है कि क्या इतिहास को मैप के माध्यम से पढ़ना रुचिकर होगा क्या? जैसे भारत के मैप पे दर्शा दिया जाए कि यहाँ पर चोल साम्राज्य है, यहाँ पर क्या बोले लिच्छवी राज्य है। उसी तरीके से विश्व के मैप पर बच्चों को इससे बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है। उसमें जो आपने बोला स्थानीयता का, उससे वो अपने आप को बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है बच्चे और उसमें इंटरेस्ट पैदा कर। नहीं, मुझे लगता है कि मैथ का इस्तेमाल इतिहास में किया तो जा सकता है, लेकिन अगर हम प्रारंभिक अवस्था में मैथ का इस्तेमाल गणित में अधिक करते हैं तो बच्चे कुछ बोल रहे हैं शायद। नहीं सर, आप ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैथमेटिक्स की वजह से ही अभी तक जो बच्चों में एक गणित को लेकर धारणा है कि हमें डेट्स याद करनी है, तारीखें याद करनी है, सन्स याद करनी है, तो एक अरुचि की जो स्थिति होती है वो बढ़ी जाती है, वो प्रारंभ में ही इसको ले लेते हैं। तो इतिहास को तो बहुत ज्यादा मैथ से पहले नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उसको बाद में हम जोड़ सकते हैं। गणित की कुछ विधियों को उसमें शामिल करके फिर बाद में उसको एक रोचक विधि के माध्यम से हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गणित को पहले नहीं जोड़ा जाना चाहिए इतिहास में, मेरे विचार से। रंजना जी, अपना क्वेश्चन पूछिए।
प्रणाम सर, मैं रंजना बोल रही हूँ। सर मेरी एक जिज्ञासा भी है और एक मेरा सुझाव भी है कि बच्चों को प्राइमरी क्लास से ही अगर उनको ये जो स्मार्ट क्लास अपन पोयम सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, क्यों ना उन्हें वीक में एक दिन इतिहास के बारे में स्क्रीन पे बताया जाए, तो वो छोटे से बड़े होके, तो आजकल आप देखते हैं मोबाइल से बच्चे बहुत जल्दी जो चीजें नहीं सीखनी वो भी सीखते हैं, पर छोटे में जो रुचि रहती है, हर चीज जानने की जिज्ञासा जो रहती है प्राइमरी के बच्चों में, अगर उनको सरकारी स्कूल में भी ऐसे ही सिखाया जाए जैसे प्राइवेट स्कूलों में पोएम सिखाई जाती है, क्यों ना इतिहास के बारे में एक सैटरडे या फ्राइडे एक दिन निश्चित किया जाए, तो शायद बच्चे इसका लाभ मतलब जिज्ञासा हो उनके अंदर जानने की। पूरा विद्यालय एक परिवार की तरह बैठे और बच्चे को उस पर दिखाया जाए स्क्रीन पे। ज्यादातर क्या है, सरकारी स्कूल के बच्चे मोबाइल के ज्यादा वो नहीं रहते हैं, और बड़े में तो सीख ही जाते हैं। छोटे से जरूरत है कि वो छोटे से ही जाने कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारे क्षेत्र की जानकारी क्या है, ये सब उनको एक दिन निश्चित करके, जैसे कभी बाल सभा हुआ करती थी तो कहानियां सुनाई जाती थी, तो वही स्क्रीन के माध्यम से अगर बच्चों को बताया जाए तो शायद बहुत कुछ बच्चे सीख पाए। जी रंजना जी, आपका कहना सही है। केवल प्रारंभिक स्तर पे हम बच्चों को अगर इतिहास की कहानी किससे बताना चाहेंगे, वो स्क्रीन के माध्यम से संभव हो सकता है। वैसे बताएंगे तो शायद बच्चे उतना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जो चीजों को देखते हैं उन चीजों को ज्यादा याद करते हैं। जी तो जी वो सर। इस स्क्रीन के माध्यम से अगर हम किसी स्टोरी को उनके सामने चलाते हैं जो इतिहास जी से संबंधित है, तो वो हफ्ता में एक दिन किया जा सकता है। बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। ब्रजेश जी, आपने अनिल जी, मेरा भी एक प्रश्न है। जी जी भाई साहब, जी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। हाँ सर, मेरे दो प्रश्न है। एक तो मेरा पहला प्रश्न है, जब इससे जुड़ा हुआ सभी लोगों ने बात भी किया, इतना सारा जो गलत इतिहास पढ़ाया गया है, जो पुस्तकों में लिखा गया है, उसके बारे में क्या कुछ रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है? क्या सोशल वर्कर हम जैसे लोग कुछ कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है मेरा इसी में कि अक्सर हम ये देखते हैं, ये कहा जाता है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात में पढ़ो और दिन में सफा है। तो क्या हम हिस्ट्री के लिए शुरू से इस तरह की बच्चों के दिमाग में बात डाली जाती है, और कहीं ना कहीं है भी, वास्तविकता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो इसको हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, उस पर कुछ बात कर पाए सर आप? आपका जैसे कि पहला क्वेश्चन था, आपने ये कहा कि इतिहास में परिवर्तन की आवश्यकता है, और अभी तक जो लिखा गया उसमें कई ऐसी चीजें आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, और कई ऐसी चीजें छूट गई हैं जो आनी चाहिए थी। तो इसके लिए हम स्थानीय स्तर पर समितियां बना के, और हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मांग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्थानीय स्तर पर उसके एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं, इतिहास कांग्रेस को देना होता है। वो यदि समझते हैं कि ये वाकई में सही है, आप तथ्यात्मक रूप से उन चीजों को रख पाते हैं प्रमाणों के साथ, तो वो उसको फिर आगे भेजा जाता है, और यदि लगता है कि ये है उस योग्य तो उसको शामिल भी किया जाता है। लेकिन हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, उसको तथ्यात्मक रूप से उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए, पूरा का पूरा एक फोटोग्राफी की जानी चाहिए कि ये है वास्तव में कोई भी घटनाक्रम जो हुआ है उसके पर्याप्त हमारे पास प्रमाण होने चाहिए। और उस चीज को लेके यदि हम ऊपर तक जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इतिहास में ऐसा हुआ है वास्तव में, तो उस चीजों को वो इतिहास में शामिल करने के लिए इतिहास कांग्रेस के पास भेजते हैं। अप्रूव होने के तो इतिहास का हिस्सा मान लिया जाता है। तो उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जा सकते हैं, किए जाने भी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि जैसा कि आपने बताया कि वो आंकड़ों में उलझी हुई है हिस्ट्री, बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये बेवफा है, इसको कितना भी याद करो और हमें याद नहीं रहती है। यही धारणा को तोड़ना है। वास्तव में इतिहास को लेकर सबसे बड़ी चीज यही होती है बच्चों के अंदर कि उसको रटना पड़ता है। बहुत सारी तारीखें होती हैं, बहुत सारी सन होती हैं, उन्हें बहुत सारे युद्ध होते हैं। ज्यादातर बच्चे ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा युद्धों को याद कर लेना ही इतिहास है। तो इस चीज के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि इन चीजों पर जोर बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए प्रारंभिक स्थिति में। प्रारंभ में केवल इतिहास को किस्से कहानियों के ही माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, और खास तौर से स्थानीय इतिहास के माध्यम से ही जोड़ के ही पढ़ाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इतिहास, स्थानीय इतिहास से आप बच्चों को जोड़ पाएंगे तो वो आपके अन्य इतिहास को भी समझ पाएंगे। तो प्रारंभ में यही है
क्या आप स्थानीय इतिहास से उसको जोड़ें और कहानी किस्सों के माध्यम से ही इतिहास पढ़ें, ये कहना है। जी ब्रजेश जी। सर मेरे मानचित्र के माध्यम से इतिहास पढ़ना क्या श्रेयस्कर होगा? निश्चित रूप से मानचित्र का इस्तेमाल इतिहास में बेहद जरूरी है। आवाज आ रही है? हाँ, तो मानचित्र का पहली चीज तो ये हमें देखनी होगी कि इतिहास कोई भी विषय हो, उन अन्य विषयों की उसको जरूरत पड़ती ही है, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो पुरातत्व हो। अब आप जो बात कर रहे हैं कि भूगोल का इस्तेमाल भी इतिहास को समझने के लिए किया ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नक्शे नहीं दिखा पाएंगे बच्चों को, तो वो ये ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि ये देश पूरी दुनिया में किस जगह। बहुत सही बात कही है आपने। इतिहास में प्रदर्शन विधि के अंतर्गत हम इन चीजों को देखते हैं कि पूरा मैप दिखाया जाता है और मैप के माध्यम से फिर बच्चों को बताया जाता है कि इतिहास में ये जगह किस नाम से जानी जाती थी और यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, फिर ये यहाँ से कहाँ जाते थे, किस साम्राज्य का हिस्सा थे, क्योंकि इतिहास के समय समय में पूरी दुनिया का नक्शा भी अलग अलग बदलता रहा है। तो वो ये बहुत सही है कि इतिहास में नक्शे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी ममता जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जी ममता जी अपना क्वेश्चन पूछिए। ममता जी सुन पा रही हैं आप? जी जी भाई साहब प्रणाम सभी को। भाई साहब मेरा ये कहना था कि जो स्थानीय हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या जो वहाँ की फेमस चीजें हैं, अगर वहाँ पर बच्चों को कुछ कुछ दिन के अंतराल पर अलग अलग जगहों पे उनको दिखाने के लिए ले जाएं। जैसे हम छोटे थे तो हम भी स्कूल के साथ में पिकनिक वगैरह जाया करते थे, और फिर कुछ समय में साल में कम से कम 2 बार उन्हें दूर के क्षेत्रों में ले जाके और वहां से अगर इनको दिखाया जाए, वहां वो नोट डाउन भी करें और लौट के टीचर फिर क्लास में उसका बैकअप ले के क्या सीखा बच्चों ने, तो सर इससे भी बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है वो शांत हो सकती है और वो अपने देश को और अपने क्षेत्र को जान पाएंगे। बिल्कुल ममता जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि हमें बच्चों को उन ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराना चाहिए, और कराना ही नहीं चाहिए, बारीकी से अध्ययन। हाँ, हम जब ले जाके उनको कराते हैं तो वो बेहतर तरीके से इतिहास से जुड़ भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं। तो ये आपका सुझाव वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को कम से कम 1 महीने में एक बार हम वहां ले जाएं और उन जगहों को घुमाएं और बताएं कि इतिहास में इन चीजों का क्या महत्व था और इनकी उपयोगिता क्या है और ये क्यों बनाई गई, किसके माध्यम से बनाई गई। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। और किसी का कोई क्वेश्चन रहा हो? ओपन सेशन है, आप अपना क्वेश्चन रखिए। हेमंत जी अभी अवेलेबल है हमारे साथ। आई थिंक अभी अब किसी का क्वेश्चन नहीं रह गया है। जी रंजना जी अगर कुछ रह गया हो तो पूछिए। जी ब्रजेश जी आपने फिर से हैंड रेज किया है, पूछिए। सर क्या पूरे भारत का एक सिलेबस हो, क्या बेहतर नहीं होगा? तमिलनाडु वाले अलग पढ़ते हैं, बिहार वाले अलग पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश वाले अलग पढ़ते हैं, और एक साथ पूरे देश में एक बार एग्जाम हो, कम से कम हाई स्कूल स्तर पे। नहीं, मैं इस बात से सहमत इसलिए भी नहीं हूं कि अगर हम मध्य प्रदेश में जो स्थानीय इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, तो मध्य प्रदेश के बच्चे जो इतिहास पढ़ते हैं उनको पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु के बच्चे उतनी रुचि दिखाएंगे, क्योंकि हमें किताबों में कुछ चीजों को, बंगाल के बच्चे जो अपना इतिहास, स्थानीय इतिहास पढ़ेंगे, वो उनको जिन चीजों को लेके रुचि पैदा होगी वो मध्य प्रदेश के बच्चों को नहीं होगी। तो ये जो डिफरेंसेस हमको रखने पड़ेंगे सिलेबस में, कुछ तो स्थानीय इतिहास को लेके हम उनको डिफरेंसेस रख सकते हैं। राष्ट्रीय इतिहास जो है उसको अलग किताब एक बनाई जानी चाहिए, और राष्ट्रीय इतिहास की पूरी किताब संपूर्ण भारत में एक ही चलाई जानी चाहिए। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। अमन जी, मेरा I think, अमन जी
जी मेरा प्रश्न ये बात से मैं भी सहमत हूँ। राष्ट्रीय स्तर से एक हिस्ट्री रहना चाहिए और हर अलग अलग स्टेट की भी एक दूसरा इतिहास रहना चाहिए। हमारा पूर्वजों को कौन कौन क्लस्टर दिया, मेरा डेवलपमेंट के बारे में क्यों हुआ, ये तो हमारा जानने का हक। So why we are not developed the mark what we expected to due to some torture by the others? तो ये इतिहास हमारा जानने के लिए हक है। हमारा बिल्कुल हिंदू बिल्कुल का बहुत मंदिर टूटा गया, हमारा हिंदू में बहुत मंदिर क्यों टूटा गया, कैसे टूटा गया, ये इतिहास जानने के लिए बहुत जरूरत है। हमारा परंपरा का, हमारा देवता का, हमारा कल्चर का, हमारा संस्कृति का कौन कौन में टॉर्चर किया के बारे में मेरा तो एक इतिहास करना चाहिए, हम उससे कुछ सीखना चाहिए। एनर्जी है वो तो निकल है। साउंड क्लियर नहीं है लक्ष्मण जी, साउंड क्लियर नहीं है क्योंकि दो माइक इको हो रहे हैं। आई थिंक जितने एक्सटेंट से हमें हेमंत दुबे जी ने बताया है चीजों को वो इनफ है, क्योंकि इतने बड़े सेशन में हम इतनी ही चीजें डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि फिर ये जब हिस्ट्री चलेगी, मंदिर टूटे, ये सब टूटा, ये सब ये कंसर्निंग सब्जेक्ट्स हैं और ये चीजें लंबे चलेंगी, तो ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये चीजें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ, जितने लिमिट में हम लोग बात करना चाहते थे वो हमने बात की, नहीं तो ये एंडलेस सेशन हो जाएगा। और हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में काम करने के लिए बने हुए और ये प्लेटफॉर्म उसी लिए है। हेमंत दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपने जो इतिहास के सब्जेक्ट को रखा। आईटी टीम डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी के बिहाफ पे मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आपने बहुत अच्छी चीजें बताई है कि क्या क्या इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन था, रिकॉर्डेड सेशन के बाद भी व्यूअर्स हमसे बाद में साल 2 साल तक 3 साल तक एंडलेस टाइम तक ये इस सेशन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऑनलाइन आते हैं, लेटर ऑन अगर कुछ रहता है तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे आपके नंबर पर और उनको वहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जितना इस सेशन में हो सकता था, जितनी कोशिश हमारे आज के गेस्ट स्पीकर कर सकते थे, उतना उन्होंने सफिशिएंट चीजें दी। जितने क्वेश्चन रेज हुए उनको भी सेटिस्फैक्टरीली उन्होंने आंसर किया। तो आई थिंक ये हम आज इसको अब समाप्त करते हैं। टाइम पूरा सर ने अपना दिया और इतने कम समय पर आप उपलब्ध रहे हेमंत जी, ये तो बहुत अप्रिशिएटेड है कि आपने इतने कम समय पर अपना बहुमूल्य समय दिया और ये सब्जेक्ट को लिया। आपने एक और छोटी सी बात कही है इसमें कि आप आर्कियोलॉजिकल चीज में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो जितना भी हमारा पुरातत्व विभाग का जो चीजें हैं उसके सब्जेक्ट में अब एक वेबिनार हम और अरेंज करेंगे और उसके लिए 2 या 3 वीक पहले ही आपको बता देंगे क्या, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हमारे प्लेटफॉर्म पे आज तक डिस्कस हो नहीं पाया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें पता चला कि आप पुरातत्व विभाग में भी अटैच्ड हैं और वो भी आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आज बने रहने के लिए। और सभी श्रोताओं को भी हम वापस से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपके पास आपके एरिया में, जैसे लक्ष्मण जी आप त्रिपुरा में हैं और छत्तीसगढ़ में है, यूपी में, बिहार से ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और साउथ से तो थोड़े कुछ लोग ही बने हुए हैं, तो अगर आपके एरिया में कुछ ऐसी चीज दिख सकती है जिसको इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कीजिए, डॉक्टर कृपाशंकर को डायरेक्टली मैसेज कीजिए ताकि हम इसको नेक्स्ट वेबिनार में इंक्लूड कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी को, आज जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते हेमंत जी।